नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। वो हवस भरी लड़की। जैसी फोन की घंटी से मेरी आंख खुली तो रात के कोई 2:30 बजे थे। मैंने गुस्से भरी नजरों से अपने फोन की ओर देखा, और इस वक्त मन ही मन उस कॉल करने वाले को मन मन की हजारों गालियां देते हुए मैंने फोन को कान पर लगाया। कहाँ आग लग गई, मैंने अलसाए से स्वर में उस फोन करने वाले को बोला। अनुज, अनुज बोल रहे हो? उधर से किसी महिला का घबराया हुआ स्वर मेरे कानों में पड़ा। हाँ मोहतरमा, जब फोन आपने अनुज को मिलाया है तो अनुज ही बोल रहा होगा ना। मैं लड़की की आवाज को सुनकर अपनी औकात पर आ चुका था। अनुज, मैं सौम्या बोल रही हूँ। उधर से इतना सुनते ही मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर पहली बार नजर डाली तो उस पर सौम्या का नाम ही फ्लैश हो रहा था। सौम्या का नाम देखते ही आपके इस सेवक का सुर बदल चुका था। क्या हुआ सौम्या? तुम ठीक तो हो? इस वक्त क्यों फोन किया? मैंने चिंतित स्वर में सौम्या से पूछा। अनुज, मेरी जान खतरे में है। कोई शख्स कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, और आज तो इस वक्त वो मेरी कोठी के बाहर ही घूम रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? सौम्या का स्वर अभी भी डर से कांप रहा था। मैंने एक बार फिर से घड़ी के ऊपर नजर डाली। रात का अंतिम प्रहर बस शुरू होने को ही था। लेकिन मैं इस शोक चंचल हसीना को उसके पास आने से मना भी नहीं कर सकता था। मैंने उसे उसके पास तत्काल आने का आश्वासन दिया, और फोन को रख दिया। मैंने जल्दी से कपड़े पहने, क्योंकि आपके इस सेवक को रात को बिना कपड़ों के ही सोना पसंद है। मैंने अपने घर को लॉक किया और गाड़ी निकालकर अशोक विहार की ओर दौड़ा दी। सौम्या गुप्ता, जो आज तकदीर से और कुछ आपके इस बंदानवाज की मेहरबानी से आज 300 करोड़ के एम्पायर की मालिक थी, वो इस वक्त किसी मुसीबत में थी। जो लोग सौम्या के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि सौम्या एक बला की हसीन लड़की है, जिसकी सुंदरता के आगे बड़ी से बड़ी फिल्मी हीरोइन भी पानी भरती हुई नजर आती है। बदकिस्मती से हुस्न के इस जलाल को एक बेहद ही कामुक बीमारी थी, जिसे डॉक्टरी भाषा में निम्फोमेनियक कहा जाता है। इस बीमारी की शिकार महिला को हर वक्त सहवास के लिए किसी न किसी मर्द की जरूरत पड़ती है, और इसी बीमारी की वजह से उसके पति राजीव गुप्ता ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन वो मेरी वजह से पकड़ा गया था, और इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपनी बची खुची जिंदगी के दिन काट रहा था। उसी सौम्या की जान आज फिर से खतरे में थी। उस हसीना ने एक बार फिर से मुझे पुकारा था, और मैं उसकी एक पुकार पर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाता हुआ उसके घर की ओर दौड़ा चला जा रहा था। आखिर जाता क्यों नहीं? एक बीमारी तो मुझे भी थी कि आपका ये बंदानवाज किसी भी हसीन बला को मुसीबत में नहीं देख सकता था। जब मैं गुप्ता निवास पर पहुंचा तो समय लगभग से 3 हो चुके था। मैंने गुप्ता निवास के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी को थोड़ा धीमा किया और दोनों ओर निगाह डालते हुए मैं गाड़ी को लेकर गुप्ता निवास से आगे ले गया। मैं देखना चाहता था कि सच में कोई शख्स वहां इस वक्त भी मंडरा रहा था या ये सौम्या का कोई वहम था। लेकिन मुझे वहां उस कोठी के आसपास कहीं नजर नहीं आया। मैंने कुछ दूर आगे जाकर सौम्या को फोन मिलाया। काफी देर तक फोन पर बेल जाती रही, लेकिन सौम्या ने फोन नहीं उठाया। फोन की घंटी अपनी मौत स्वयं ही मर गई।
मैंने एक बार फिर से फोन मिलाया, लेकिन नतीजा ढाक के वही तान पात। अब मेरी छठी इंद्री मुझे किसी खतरे का एहसास कराने लगी। मैंने मन ही मन सौम्या के सही सलामत होने की कामना की और गाड़ी को मोड़कर फिर से मैंने गुप्ता निवास की ओर मोड़ दिया। मैंने गाड़ी की सौम्या के निवास स्थान से पहले ही रोक दी और गाड़ी को एक साइड में लगाकर मैं गाड़ी से बाहर आ गया। वैसे भी रात्रि के इस प्रहर में सभी लोग मुर्दों से शर्त लगाकर सोते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में यही वक्त होता है जब यहाँ की सड़कों के सीने को कोई डर नहीं रहा होता है। सड़क शांत और सुनसान होती है, और वक्त अगर सर्दियों की गुलाबी रात का हो तो ये सोने पर सुहागा होती है। खैर मैं गुप्ता निवास के पिछवाड़े में उसी स्थान पर पहुंचा जहां से मैं पहले भी उस कोठी में छलांग लगा चुका था। मेरी ये देखकर बांछें खिल गई कि वो कार आज भी उसी हालत में इतने दिनों के बाद भी वही खड़ी थी। मैं तत्काल उस गाड़ी की छत पर बिना कोई शोर मचाए चढ़ गया। मैं अपनी पुरानी कलाकारी को दिखाते हुए दीवार पर चढ़ा। वो चार दीवारी लगभग 10 फीट ऊंची थी। मेरे पैर लटकाने के बाद अब वो ऊंचाई घटकर सिर्फ 4 फीट रह गई थी। और 4 फीट की ऊंचाई से कूदना अपने लिए इतना ही आसान था जितना अपने बच्चन साहब का कुतुब मीनार से कूदना। खैर मैंने दीवार को अपनी हाथों की पकड़ से आजाद किया और मेरे कदम हल्की सी धप की आवाज से जमीन से टकरा गए। मैं अब पीछे की ओर मुड़ा। राधा की कोठरी की सभी लाइट बंद थी। मैं दबे पांव उसी पीछे वाले रास्ते से आगे बढ़कर उसी गैलरी की तरफ बढ़ा, जिस गैलरी को राधा अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल करती थी। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी कितना अहमक इंसान हूँ। जब खुद इस कोठी की मालकिन ने मुझे फोन करके बुलाया था तो मुझे इस तरह चोरों की तरह कोठी में घुसने की क्या जरूरत थी। आप 100% सही कह रहे हो। लेकिन इस वक्त मेरा अंदेशा था कि जिस शख्स से परेशान होकर सौम्या ने मुझे फोन किया था, कहीं इस समय वो कोठी में तो नहीं घुसा हुआ है। मैंने अब अपनी मास्टर चाबी से उस पीछे वाली गैलरी के दरवाजे का ताला खोला। मास्टर चाबी का फायदा ये होता है कि किसी भी ताले को खोलने के लिए खुल जा सिम सिम नहीं बोलना पड़ता। मैं दरवाजे को खोलकर उस गैलरी में आगे बढ़ा। ये तीसरा मौका था जब मैं इस गैलरी में इस तरह आगे बढ़ रहा था। मैं अभी भी सौम्या की सलामती की दुआ मन ही मन कर रहा था। मैंने सीढ़ियों से पहली मंजिल पर कदम रखा। पता नहीं इतना पैसा होने के बाद भी ये लोग पूरे घर में इतना अंधेरा करके क्यों रखते हैं। जबकि इस वक्त जहां तक मेरी जानकारी है सौम्या और मेघना के अलावा इस कोठी में नौकर चाकरों को छोड़कर कोई नहीं रहता था। मैं सौम्या के कमरे की ओर बढ़ा। मैंने कमरे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा अंगद के पैर की तरह अपनी जगह पर अडिग था। मैंने अपने दोनों तरफ निगाह डाली। उस गुप्त अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने अब अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा। मैंने अपनी जेब से फिर से मास्टर चाबी निकाली और उस दरवाजे को खुलने पर मजबूर कर दिया, जो अभी तक अपनी मजबूती पर इतरा रहा था। कमरे में भी अंधेरा था। हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। मैं दबे कदमों से अंदर पड़ा। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे का चीरहरण करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक दुशासन की तरह कामयाब नहीं हो पाया था। मैंने सौम्या के बेड पर नजर डाली। बेड पर वो नाजनीन हसीना मुझे कहीं नजर नहीं आई। सौम्या अपने कमरे में भी नहीं थी तो फिर कहाँ थी?
क्या उस आदमी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था या उसका यहाँ से उसका किडनैप हो चुका था? मैंने अब मेघना को टटोलने की सोची। मेघना सौम्या की बचपन की साथी, उसकी हमप्याला, हमने वाला। वो इस संकट की घड़ी में कहाँ थी? लेकिन मैं उस कमरे में अभी किसी भी किस्म की रोशनी करके किसी संकट में नहीं फंसना चाहता था। मैंने अब पहले सौम्या के रूम को अच्छे से चेक करने की सोची। मेरी आंखें अब अंधेरे में थोड़ा थोड़ा देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। मुझे वहां किसी भी किस्म के कोई संघर्ष के निशान नहीं आए। सभी चीजें अपनी जगह यथावत थी। अब हो सकता था कि डर की वजह से सौम्या कोठी में ही किसी ऐसी जगह छुप गई हो जो उसे अपने बेडरूम से ज्यादा सुरक्षित लग रही हो। अभी मैं अपने विचारों में खोया ही था कि बाहर किसी खटके की आवाज से मेरी विचार तंद्रा टूटी। मैं फौरन बाहर की ओर लपका, लेकिन मेरे कदम रास्ते में ही ठिठक गए। मैं फौरन दरवाजे के पीछे की तरफ खिसका। किसी ने दरवाजे को हल्की सी जुम्बिश दी, लेकिन कोई अंदर नहीं आया। तभी मुझे एक जोड़ी भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। अब मेरा सौम्या के कमरे में रुकने का कोई फायदा नहीं था। मैं भी उस रूम से निकलकर बाहर जिस तरफ से भागते हुए कदमों की आवाज आ रही थी, उसी तरफ को अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ा। लेकिन अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई। आज की कहानी इतनी है, कल आइए सुनने को मिलेगा आपको दूसरा भाग। जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर करके जाए और वीडियो को शेयर करके जाइए।